नमस्कार बच्चों एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गेट 2025 का रिजल्ट कॉन्टिन्यूसली बच्चे एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं जो जिन्होंने गजब परफॉर्म किया है। और बेटा जो भी गेट 26 की या नॉन गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने सीनियर से, है ना, एक उनकी स्ट्रेटजी जानना चाहिए। पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जानी चाहिए, कब हमारा परफेक्ट टाइम होता है स्टार्ट करने का। इवन आप जैसा कि देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू आप लोगों ने हमारे देखे जिसमें आईआईटी के बच्चे गेट का एग्जाम दे रहे हैं, गेट से अपना कोई ना कोई पीएसयू में अपना जॉब, अपना रिक्रूटमेंट सिक्योर कर रहे हैं। तो एक उसी क्रम में हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक हमारा स्टूडेंट किसलय और इस सेशन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा सुमित सर एंड किसलय का इस सेशन में। वेलकम सर एंड वेलकम डियर किसलय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो गाइज, समझते हैं कि एक परफेक्ट प्लानिंग क्या होती है, एक किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। आसान तो नहीं होता है कुछ 1 या 2 डिजिट रैंक लाना, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि मैं AIR 1 लेकर आऊं। लेकिन जो एक टारगेट सेट होता है कि मुझे अंडर 100 रैंक लानी है। किस लिए जब आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका कुछ टारगेट था या बस स्टार्ट कर दी, देखेंगे जो होगा? क्योंकि आज जिस रैंक के साथ आपने अपने आप को प्रूफ किया है, वो आसान तो नहीं था इस जर्नी में। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था कि पहले से डिसाइड किया था कि मुझे अंडर 10 रैंक लानी है, मुझे अंडर 100 रैंक लानी है, या बस स्टार्ट कर दिया था? सर डिसाइड तो यही किया था कि एक ऐसी रैंक आ जाए जिससे पीएसयू मिल जाए। पर अंदाजा नहीं होता है कितने रैंक पे मिलेगा, तो ये दूर से तो यही सोचा था कि अंडर 50 आ जाए तो काफी अच्छे चांसेस होंगे कि पीएसयू मिल जाए। पर अंडर 10 मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं। सर वो तो दिन का बात है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पर हाँ, अंडर 50 का दिमाग में था। गाइज, किसले ने जो एक रियल फील किया वो आपको उसने बताया। अच्छा किसले, जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, आप इंटर किए, तब मन में कुछ चल रहा था मुझे नंबर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर बस ये यस था कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं? सर, मैंने अब तक जो जितने भी फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, मैंने देखा था कि थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करता हूँ 45 के आसपास तो एक्यूरेसी बेटर आती है, मीन्स क्लोज टू 80-82%। पर जैसे मैं 50 के आसपास जाता हूँ, एक्यूरेसी 70 के आसपास चली जाती है। पर इस बार मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे और एक्यूरेसी भी 78-79 रही, तो उस हिसाब से पेपर ठीक गया जो मुझे लग रहा था। और मैंने सोचा था कि 50 तो करना है टच, नहीं तो फिर होगा नहीं जो चाहिए। एक्चुअली कभी भी जब एग्जाम में आप लोग बच्चों जब पेपर देने के लिए जाते हो ना, तो हमेशा एक चीज़ भूली जाती है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में जाइए। तो जैसे किसला ने बताया कि सर एक्चुअली मेरा टारगेट ये था कि एक्चुअली इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि हमेशा एक चीज़ होती है कि जब आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, वहाँ पर जो 3 घंटे का जो माहौल होता है, आप घर में बैठ के देते हो, वो एक चीज़ अलग होती है। एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे का प्रेशर होता है, वो एक अलग माहौल क्रिएट करता है। तो उस 3 घंटे के दौरान में जो तुम प्रेशर हैंडल कर रहे थे, बिकॉज क्वेश्चंस अगर कभी भी हो, कितने भी आसान क्वेश्चंस हो, 1 मार्क वाले क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएं, तो हमेशा से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और इस बार के पेपर में तो एनईटी वैसे भी ज्यादा थे थोड़े से। तो आपके अंदर में कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा था किस लिए कि यार क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना, कहीं पर आपको क्वेश्चंस फंस रहे हो, कहीं पर आपका टाइम लॉस हो रहा हो, तो कुछ नेगेटिविटी आ रही हो कि नहीं यार अभी और जो है ना मेरे को करना है अभी? यस सर। जैसे स्टार्ट किया तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहले तो लगा कि ये 2017 वाला रिपीट हो रहा है थोड़े देर तक। पर जब धीरे धीरे आगे गया और जब एनएटी स्टार्ट हुआ, तो पहले एक दो एनएटी बने, फिर 3-4 लाइन से नहीं बने, तो मुझे लग गया कि अब ये सेलेक्ट एंड पिक वाला खेल है, तो यही करना पड़ेगा। घबराहट हो रही थी, पर था कि नहीं कुछ तो बन जाएंगे, मतलब सिलेबस कवर्ड है तो कुछ तो बन ही जाएंगे। सुमित सर, हम बहुत बार स्टूडेंट से पूछते हैं उसकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से उसने अपनी प्रिपरेशन की। हम किसले से इस बार पूछते हैं कि उसका 3 घंटे का जो वहां का प्लान था, किस तरीके का था, कैसे, मतलब क्योंकि 1 या 2 डिजिट रैंक लाना, अंडर 20 रैंक लाना, अंडर 10 रैंक लाना, सर वो मुझे नहीं लगता सर जो टॉप 10 में बच्चे होते हैं उनके नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सही या गलत,
एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, या हो सकता है एक बच्चे ने एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया, बस उतने में ही टॉप 10 डिसाइड हो जाती है। बस तो बस। नॉलेज तो लगभग सबका सेम रहता है। तो मुझे लगता है किसले से हम उस 3 घंटे के बारे में बात करें कि उसका माइंडसेट क्या था, कैसे चल रहा था। किसले जैसे आपने बताया 2017 का पेपर जो आपने पहले से अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको वो देख के लगा होगा कि अच्छा बहुत आसान पेपर था, उसमें हाईएस्ट भी 94 मार्क्स गए थे। तो जब आपने इस बार पेपर स्टार्ट किया, एक नंबर से स्टार्ट किया, तो आपको लगा कि आपको 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना है इस पेपर में? सर स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि हाँ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं सारा सॉल्व कर पा रहा था, पर थ्योरी था, लेंथी ज्यादा नहीं था। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, इस तरह के सवाल थे। तो मुझे लग रहा था कि 2 नंबर में भी शायद इस तरह के ही सवाल हो। तो फिर उसी टाइम मैं पहले से ही सोच रहा था कि इसको जल्दी से, आधा घंटा मैंने एप्टीट्यूड के लिए रखा था। फिर जब मैंने देखा तो मैंने सोच लिया कि 1 मार्क्स का सवाल तो 1 घंटे, आधे घंटे के अंदर और करना होगा, बाकी के 2 घंटे में मैं 2 मार्क्स को दूंगा। पर फिर भी एक 1 मार्क्स वाले में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। कुछ कुछ चीजें, एक दो क्वेश्चन उसमें भी थी जो अच्छी थी। पर उसके बाद मेरे 1 मार्क्स से क्वेश्चन काफी मीन्स 90 to 95% मैंने सॉल्व किए थे। लेकिन फिर जब 2 मार्क्स पे गया तो फिर लगा कि नहीं नहीं, ये पेपर उतने मार्क्स, उतने हाई मार्क्स नहीं जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लेके सही करने पे ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक रैंक ज्यादा है। इसलिए आपकी जो रैंक है ये आपके जूनियर को प्रेरित करती है, वो ये बताती है कि कैसे हमें अपने सीनियरों से सीख लेनी चाहिए। तो आप अपने जूनियर को थोड़ा सा इस तरीके से गाइड करो कि उनको वो 3 घंटे कैसे फेस करना चाहिए। मतलब जब वो एग्जाम सेंटर में इंटर करते हैं, तब माइंडसेट में क्या चलना चाहिए, आपके क्या चल रहा था। फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले फिर एक मन में जो संशय होती है वो क्या होती है, उसको कैसे कंट्रोल करें, और किस तरीके से फिर अपने 3 घंटे को यूज करें। इन इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल अपने जूनियर्स को गाइड करो बेटा। सर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर आपने प्रिपरेशन किया है ठीक से और आपने मेहनत किया है, तो वो पहले, उससे पहले आपको वही एक मोटिवेशन देता है कि नहीं मैंने तो अपना काम ठीक से किया है। तो अब जो मैं करूंगा, मैंने जो किया है बस उसको एक्सप्रेस करना है। तो वो अगर मेहनत आपके साथ है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो वहीं बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा बात यही देखना है कि ज्यादा सोचना नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। हमें जो सवाल दिख रहा है, एक सवाल को एक टाइम उसी टाइम हम सोचे और उसका आंसर दे। थोड़ा सा बस, हम लोग क्योंकि इतना फुल लेंथ टेस्ट दे के आते हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड में हमें पता तो होता ही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आई थिंक वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाता है। वही है कि सवाल को देखना है। और गेट का सवाल है सर, आईआईटी के प्रोफेसर सेट कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये टॉपिक अच्छा है और उससे कोई अच्छा सवाल आ गया, तो हमको उस पे ईगो पे नहीं लेना है कि हमें सॉल्व करना ही है। तो हमको हमको पता है, हमारा स्ट्रेंथ भी पता है, हमारा वीकनेस भी पता है। उसके साथ साथ हमको सवाल के लेवल का भी रिस्पेक्ट करना है और कोशिश करना है कि बस ज्यादा से ज्यादा सही करके आए। एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे क्योंकि हमने एक सिलेबस कवर किया है, पर ज्यादा फोकस सही करने पे होना चाहिए। सर अगर थोड़ा इसमें टाइम, कभी कभी सर जैसे एनआईटी एक सॉल्व किया, लगता है 2 ढाई मिनट के बाद कि शायद थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ है हमारा कैलकुलेशन में। तो ऐसे ऐसे टाइम पे लगता है एक और कर लूं या थोड़ा सा एक बार देख लूं इसको। तो ऐसे टाइम में मैं तो यही करता हूँ कि इसी को फिर से देख लेता हूँ कि ये सही हो जाए कम से कम। कोई ऐसा टाइम एक सवाल पे ना जाए जिसमें मेरा 5 मिनट भी गया और 2 मार्क्स भी नहीं दिया मुझे। मार्क्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइज ये सारी चीजें ना सीख लो, नेक्स्ट ईयर आपके काम आएंगी। सुमित सर जैसे किसले ने बोला कि कोई भी क्वेश्चन जैसे सेट किया गया उसको ईगो पे नहीं लेना, आपने सर ये चीज बहुत सिखाई थी प्री गेट वाले पेपर में, है ना। एप्टीट्यूड के, हीट ट्रांसफर के, मुझे याद है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आईपीसी के कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे दिए जो अभी पैटर्न चल रहा है, आईपीसी का क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, जो लेवल के आ रहे हैं। हीट ट्रांसफर का हर साल पिछले कई सालों से एक क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल का आ जाता है जो पहले कभी नहीं पूछा गया। आपने भी प्री गेट में वैसा दिया। तो सर आपको क्या लगता था कि ये बच्चा ईगो पे लेके इसमें टाइम लॉस करेगा, या फिर इसमें फंसेगा तो उसका मोटिवेशन मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी थी कि बच्चा इसको सीख ले तो गेट एग्जाम में जरूर इसको सॉल्व करके आएगा? क्या स्ट्रेटजी के साथ आप क्वेश्चन डिजाइन करते थे? तो मतलब बच्चों को सर उससे ये पता चलेगा ना कि आईआईटी के प्रोफेसर का क्या मतलब माइंडसेट होता है ऐसे क्वेश्चन देने का। सर एक्चुअली देखिए ऐसा होता है कि जनरली बच्चा क्या है जब पीवाईक्यू लगाता है
तो पीवाईक्यू लगाने से उसको एक ट्रेंड पता रहता है कि एक्चुअली हाँ क्वेश्चंस आने की इतनी वैरायटी है। ठीक है ना, अगर नॉर्मली किसी टॉपिक की अगर बात करते हैं तो इस टॉपिक में कितने तरह से क्वेश्चन आ चुका है, वही सेम फंडामेंटल अगर यूज हो रहा है नॉर्मली, जैसे मैं बर्नौली क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर उस पर अगर क्वेश्चन आज तक आया है तो कितने वैरायटी से आ चुका है, ये ऑलरेडी बंदा जानता है, वो ट्रेन कर चुका है खुद को। लेकिन अब कैसे आ सकता है, यही सोचना मेन आपका पार्ट होता है। तो जरूरी नहीं है हमारे पास में कि ट्रेडिशन को ही फॉलो किया जाए हर बार हमारे पास, सर कम से कम जिनको हम रैंकर्स क्वेश्चन बोलते हैं, जो वास्तव में टाइम टेकिंग होते हैं, तो क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। उन क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मोल्ड किया जाता है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है पुराना वाला, लेकिन एक्चुअली में अगर बच्चा वहां तक सोच पाएगा तो मतलब सर उसका आईक्यू बहुत बेटर है और वो वास्तव में वो रैंकर है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वहां तक मतलब कि आप सोच ना पाओ, कुछ ही होते हैं जो वहां तक सोच पाते हैं। बाकियों को ये लगता है अरे यार मतलब लग तो सकता है ये, तो वो उसमें जूझते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली सर होते हैं, या तो आप बोल सकते हैं वो रैंकर्स के लिए होते हैं, वो रैंक डिसाइड करते हैं आपकी, या आप बोल सकते हैं कि वो आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आप थोड़ा सा लालच में अगर पड़े ना तो आप फंसोगे उसमें। अगर आप फंसोगे नहीं यार ये निकल जाएगा, नहीं यार ये निकल जाएगा, और निकालने के चक्कर में सर इस बार बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, निकालने के चक्कर में एक वर्ड अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं गलत दिया हुआ है, हम चैलेंज करेंगे, गलत दिया हुआ है। लेकिन जब सोल्यूशन प्रोवाइड किया हम लोगों ने तब उनको फील आया कि नहीं यार ऐसे करना था इस चीज़ को। तो बस यही गलती आपसे होती है। एनएटी सर ज़्यादा नेगेटिव लेके तो नहीं जाता है, बट अल्टीमेटली मार्क्स जैसे बताया ना अभी किस लेने कि सर वहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपका एक्यूरेसी मैटर करती है। तो एनएटी जीरो तो देके जाएगा आपको, लेकिन तुम्हारा टाइम ले जाएगा, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास टाइम का है। तो अगर टाइम आप सेव करके रखते हो तो बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसको आपने रिव्यू के लिए डाला है, आपका टाइम अगर किसी में लगने वाला है तो आप उसको टाइम दे सकते हो क्वेश्चन को। किसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ पीवाईक्यू जितने भी लास्ट 20 ईयर के 30 ईयर के या जब से गेट होना स्टार्ट हुआ, कितने ईयर के पीवाईक्यू करने चाहिए। तो आपको क्या सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को कि बच्चों को कितने ईयर्स के पीवाईक्यू और कितने बार करने चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो आफ्टर 2000 हमें सारे पीएक्यूज कर लेने चाहिए। और कितनी बार, आई थिंक उतनी बार कर लेने चाहिए जितने टाइम कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाए। सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट अगर हमें याद है सारे पीएक्यू के, तो ज्यादा सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे सर ने बोला कि कुछ ही सवाल होते हैं जो पीएक्यू के पैटर्न से थोड़े से हट के आते हैं, मॉडिफाई होके। बाकी हमें एक एक कॉन्सेप्ट बस याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब हर इंसान को अलग अलग वो तो लगेगा, पर मेन यही कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए। तो मैंने आ, सर 2 बार लगाए थे पीआईक्यू सारे। हम्म। सो अच्छा, किसले आपके हिसाब से क्या बेस्ट टाइम होता है गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। बीटेक में एडमिशन लेते ही फर्स्ट ईयर से कि मैथ और एप्टी तैयार कर लो, सेकेंड ईयर में जो कुछ कोर सब्जेक्ट है वो तैयार कर लो, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर वाले कोर सब्जेक्ट तैयार करके थर्ड ईयर में ही एग्जाम दे लो। तो आपके हिसाब से क्या वो टाइम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या फिर ड्रॉप लेके करना चाहिए, आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है पहले फर्स्ट ईयर थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, कोई आ रहा है बीटेक में देखे क्या क्या चीजें हैं। सर अगर उसको सेकेंड ईयर में लग रहा है कि सेकेंड ईयर से ही कोर के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा सा पढ़े कुछ जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अगर उसे थर्ड सेकेंड ईयर खत्म होने तक लग रहा है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट है और मुझे करना चाहिए और इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मुझे लगता है थर्ड ईयर में ठीक अच्छे से ठीक ठाक प्रिपरेशन करके एक बार जितना भी हो रहा है एक बार थर्ड ईयर में दे देना चाहिए। उससे काफी मतलब बेटर एक्सपीरियंस होगा और थोड़ा सा आपको याद आता है हाँ पिछले बार भी तो दिया था, थोड़ा सा इजी फील होता है। आई थिंक सेम सिटी में है तो सेंटर भी सेम मिल जाता है, तो थोड़ा लोग सब कुछ बढ़िया सा लगता है कि हाँ मैंने कर चुका है पहले। फिर फोर्थ ईयर में पूरा ऑल आउट मतलब जितना हो सके करना चाहिए। और बेस्ट टाइम तो यही है कि फोर्थ ईयर अगर आपका है उस टाइम बेटर रैंक आया तो यही बेस्ट टाइम है। रिपीट तो सर फिर वो ठीक है मतलब, लेकिन फिर भी फोर्थ ईयर ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप जैसे पास आउट होंगे आप पीएसयू का कॉल आएगा, आपको जॉब मिल सकता है। इसलिए ना सर या फिर जिसको समस्या, एमटेक करना है वो एमटेक कर सकता है। इसलिए ना सर अगर समस्या की बात की है तो क्यों ना एक बार आईआईटी गुवाहाटी का रुख किया जाए और उससे ये पूछा जाए। क्योंकि एक्चुअली जो नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के बहुत सारे बच्चे लगातार ये रोते रहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सर क्या करें, ठीक है ना, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है, चीज़ें हम जैसा प्लान करते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का। तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर में टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू था, कैसे आप टाइम मैनेज करते थे, और एक्चुअली में आईआईटी गुवाहाटी के माहौल ने कितना तुमको एक कैटलिस्ट प्रोवाइड किया, कितना मोटिवेट किया कि आपको इस रैंक तक पहुंचना ही है।
क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी के अंदर में या आईआईटीज के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज नॉर्मली एक ट्रेंड ये बोला जाता है कि आईआईटीज के अंदर में स्टूडेंट्स गेट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। बिकॉज मैं आईआईटी बीएचयू में एक सेमिनार लेने गया था, तो वहाँ पर सेमिनार गेट के ऊपर ही था नॉर्मली, तो वहाँ पर गेट से इंटरेस्टेड कोई नहीं था, किसी को गेट में इंटरेस्ट नहीं था। वो नॉर्मली ये इंटरेस्टेड थे कौन से, जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको केमिकल से गेट देना था सिर्फ हायर स्टडीज के लिए, वो इंटरेस्टेड थे, बाकी केमिकल से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो आपने कैसे मैनेज किया था ये सब चीजें? सर तो टाइम मैनेज करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लासेस अटेंड करने होते हैं, लैब्स भी होते हैं, क्लास में 75% अटेंडेंस पॉलिसी भी है, तो वो थोड़ा अटेंड करना दिक्कत तो है। पर सर क्लास में भी अगर हम कोर का पढ़ रहे हैं तो आई थिंक वो भी हेल्प करता है। मीन्स आपको एटलीस्ट समझ तो दे देता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, और जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगता है, मतलब गेट के लिए। अगर आप ठीक से थोड़ा सा भी ध्यान दिए, अगर 1 घंटा क्लास में बैठे, अगर आप कोशिश, हाँ मीन्स उतना आउटपुट शायद नहीं है, मतलब हर चीज समझ नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाता है, तो उससे तो काफी हेल्प होता है ये प्रिपरेशन। उसके बाद अगर आप डेली भी गेट को 2-3 घंटे देते हैं ना, अगर मैं बोला ना लंबा टाइम, 2 साल का टाइम, अगर थर्ड ईयर से चालू कर रहा है तो काफी टाइम है। यहाँ पे आप नहीं सोच सकते कि मैं 4 महीना में 10 घंटा पर डे पढ़ के वो कर लूंगा, थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, धीरे धीरे करना होगा, तो फिर हो जाता है। बाकी और सर अभी फोर्थ ईयर में जैसे बीटेक प्रोजेक्ट भी था, तो मीन्स प्रोफेसर्स भी काफी अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ मतलब ये प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा इसको टाइम चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। और बाकी सर गेट सही बोले आप, मोस्ट ऑफ द लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं आईआईटी के, इन द प्लेसमेंट ऑल्सो, और कुछ लोग हायर स्टडी जाना चाहते हैं तो वो भी एमएस से करते हैं, पर मेरा फोकस पीएसयू ही था। तो और कैंपस में पीएसयू आएगी नहीं आएगी काफी रिस्क वो होता है, और लक भी होता है, तो गेट एक एश्योरिटी देता है कि अगर आपका रैंक आ रहा है तो पीएसयू मिलना कंफर्म है। तो मेरा सेकेंड ईयर के बाद एम हो गया था कि पीएसयू जाना है, और 1-2 लोग और भी है इंस्टीट्यूट में, तो उनके साथ मिलके मैंने तैयारी की। और मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, ये थोड़ा द रोड नॉट टेकन तो है हमारे सराउंडिंग के हिसाब से, पर अगर चलेंगे तो रास्ते जरूर मुकाम तक पहुंच जाएंगे। एक चीज मैं अच्छा ऐड करना चाहूंगा किसलिए कि लगभग आपका भी सीजीपीए क्या चल रहा होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसके बाद का जो चीज है ना मैं डिटेल बताता हूँ फिर। मेरा सीजीपीए सर 8.32 है, और फर्स्ट ईयर के बाद मेरा सीजीपीए 6.95 था, तो मैंने बोला कि उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोर पे ध्यान, मुझे ग्रेड देना है, मैंने यही सोचा, उसके कारण ऑटोमेटिकली मेरा कोर पे ध्यान चला गया, और सीपीआई भी धीरे धीरे बढ़ती गई। ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन बच्चों आपसे ये से किसले से इसलिए पूछा है क्योंकि रीजन ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि सर किसले का जो है ना सीजीपीए अच्छा ना हो, इसलिए उसको कॉलेज से अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही हो, इस वजह से जो है ना उसने गेट की तरफ रुख किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसले का सीजीपीए भी बहुत अच्छा है, कॉलेज की हर अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती थी, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट फर्स्ट पहले सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से या सेकंड ईयर से उसने बताया कि मैंने सेट कर रखा था कि मेरे को पीएसयू ही जाना है। तो पीएसयू जैसे कई बार आईटीज में होते हैं कि वो थर्ड राउंड में हमारे पास जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तब आते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, बाई चांस होगा या नहीं होगा, तो वो अश्योर्ड है, उसको पीएसयू का ऑप्शन गेट के थ्रू तो 100% मिलेगा ना। तो अल्टीमेटली उसका सीजीपीए भी राइज हुआ गेट प्रिपरेशन से, और साथ में उसको एक पीएसयू का अश्योर शॉट, अब वो अपनी चॉइस का पीएसयू ले सकता है। बिकॉज सपोज मान लीजिए अगर उसको आईओसीएल अगर जाना है और उसके कॉलेज में अगर आईओसीएल नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास आईओसीएल का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है गेट स्कोर से। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो किसले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि किसले ऑलरेडी कॉलेज से प्लेस्ड है ना। गेट एग्जाम से पहले उसका प्लेसमेंट भी हो चुका था, फिर भी उसने ध्यान नहीं भटकाया कि चलो प्लेसमेंट हो गया अब क्या करना है, अब तो एंजॉय करते हैं। उसने गेट पे फोकस रखा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एक बार प्लेसमेंट होने के बाद ना अपना दूसरा ऑप्शन देखने लगते हैं कि छोड़ो एक प्लेसमेंट हो गया अब गेट क्या ही देना है, या उतना सीरियस नहीं रह पाते। तो उसने पूरा कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखी। उसके बाद किसले आपका ओएनजीसी और बीआरसी का एग्जाम हुआ, आई होप कि बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। अच्छा, मुझे ओएनजीसी में थोड़ा सा आपसे ये बात करनी है कि जो नॉन गेट के सॉरी नॉन टेक के क्वेश्चन थे, टेक्निकल के अलावा रीजनिंग, एफटी, जीएस, जी के, वो काफी डिफरेंट आया ओएनजीसी में। सो टेक्निकल में आपने तो अच्छा स्कोर किया होगा आई होप, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने जूनियर्स को सजेस्ट करो कि क्या उनको नॉन गेट प्रिपरेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की नीड है। सर तो सर जैसे आपने बोला कि नॉन टेक्निकल काफी अलग आया था, अलग इन द सेंस जैसे सर फर्स्टली जनरल स्टडीज तो हमें वो फिर अलग से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा
करंट अफेयर्स पे अब ध्यान देना शुरू करेंगे। हम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ने में रह गए, तो अभी थोड़ा वीक है, पर वो स्लोली एंड स्लोली वो इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम डेली ध्यान दे तो। और इंग्लिश सर नॉर्मल था, उतना मुश्किल नहीं था, इंग्लिश डुएबल था। और रीजनिंग जो था सर, मैं तो हमेशा मुझे क्वांट इजी लगता है, और तो क्वांट के सवाल आई थिंक 25 में से 10 या 11 ही थे। तो पहले तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट यहीं पे हो गया, और मोस्टली आई थिंक जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए क्वांट इजी है, जो मुझे लगता है। राइट। तो तो सर, और क्वांट में भी सर ऐसे था कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, स्टेटमेंट वन दे रहा था, स्टेटमेंट टू दे रहा था, फिर वहां से थोड़ा सा डिराइव, मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा डिराइव्ड फॉर्म में हमें सोच के थोड़ा आंसर देना था। और सेम जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट था, स्टार्टिंग में जो मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा था जो ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट को कंबाइन करके दिया था, क्योंकि शायद हमने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, तो काफी नया था। और 5 क्वेश्चन थे उस कॉम्प्रिहेंशन में, तो लग भी रहा था कि एक बार हो जाए तो 5 सही होंगे, लेकिन थोड़ा सा नहीं हो पाया वो। और मैं सर तो काफी चैलेंजिंग था, थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा आएगा। एक्सपेक्ट वही किया था कि जैसा नॉर्मल गेट में आता है या सीजीएल वगैरह में पेपर आता है, पर वो थोड़ा उससे ऊपर चला गया पेपर। पर अगर अच्छा। हम डेली टाइम अगर थोड़ा सा दे तो आई थिंक ये कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट कर सकता है गेट का, तो वो रीजनिंग भी कर सकता है, वो उससे तो आसानी होगा। और किसलिए जो हमारा टेस्ट सीरीज था वो एनजीसी का, आपने कुछ 4-5 पेपर भी, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किए, तो उसका टेक्निकल में कितना बेनिफिट मिला आपको? सर टेक्निकल में काफी मीन्स सर हमें थोड़ा फोकस चेंज करना होता है सोचने का, या किस तरह के सवाल आएंगे। तो जिस तरह से का सवाल आया था, लगभग सवाल पूछने का फोकस उसी तरह था आपके टेस्ट सीरीज में। कुछ सवाल से सेम टू सेम, नियरली सेम भी आए, और लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें फोकस पता चला कि अच्छा इस टॉपिक को हम इस तरह से देखें, क्योंकि इस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी एक मतलब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है किस तरीके से। अभी जस्ट एक वीक पहले गेट का एग्जाम हुआ और फिर नॉन गेट का एग्जाम, तो टाइम को मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। नंबर ऑफ यस सर, क्वेश्चन इसमें ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम, टाइम ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें, और आई होप कि गाइज आप लोगों ने आज किसलय के इस इंटरव्यू से, इस रैंकर्स मीट से बहुत कुछ सीखा होगा। इन फ्यूचर आप लोगों को जब भी नीड पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि किसलय हमेशा आपके लिए, अपने जूनियर्स के लिए प्रेजेंट होंगे। जैसे रैंकर्स मीट में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सभी के लिए हमने किसलय के सीनियर्स को इनवाइट किया है। वो लोग आके गाइड करेंगे कि आगे के इंटरव्यू कैसे फेस करने हैं, कैसे जीडी जीटी को फेस करना है। प्रॉपर एक गाइडेंस होगा। इसके अलावा रैंकर्स मीट में सारे स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए, रैंकर्स मीट में किसलय अवेलेबल होंगे, वहां से हम लोग थोड़ा सा और भी गाइडेंस के साथ किसलय के आगे की जो जर्नी है ना। गेल के इंटरव्यू अभी आने वाला है, ईआईएल का इंटरव्यू आने वाला है, उसमें कितनी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से। बस हम दुआ करते हैं कहीं ना कहीं जल्दी से सिलेक्शन की एक न्यूज आ जाए। गेट के रैंक की तो न्यूज आ गई, तो बस एक जो सेटल्ड है कि हम अपने बीटेक के डिग्री के साथ साथ एक ऑफर लेटर भी, और या फिर हम ज्वाइनिंग लेटर भी लेकर वहां से निकले, एक सबकी उम्मीद यही होती है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा हो। आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे हम लोग आगे रैंकर्स मीट में। वहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारे आपको गाइडेंस मिलेगा। और गेट 2026 की टेस्ट सीरीज भी हम लोग इसी रैंकर्स मीट में, इन्हीं रैंकर्स के थ्रू ही लॉन्च कराने वाले हैं, ताकि अभी से ही आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू सुमित सर, थैंक यू किसले फॉर दिस सेशन। और आई होप कि इसी तरीके से रैंकर्स आगे आते रहें और हम आगे उनको गाइड करते रहें। और किसले भी अपने जूनियर्स को, अपने कॉलेज जूनियर्स को, केमिकल इंजीनियरिंग के हर बच्चे को प्रॉपर गाइड करते रहें। सो थैंक यू किसले फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर दिस रैंक, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू किसलय, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।